विशेष मंथन के एग्जाम एक्सप्रेस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम। और जैसा कि आपको पता है, पूर्व में ही से आपसे विदित है कि हम आपके लिए जो है 50 प्रश्नों की प्रतिदिन एक व्याख्या लेके आते हैं, और हम मिक्स करके क्वेश्चन नहीं है। हमारे जो प्रश्न रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एक विषय से संबंधित रहते हैं। तो अभी हमारा इतिहास का जो है आधुनिक भारत चल रहा है। इसमें हम स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ आते हैं। तो आज हमारा जो टेस्ट नंबर है वो कौन सा है, वो 55 है। टेस्ट नंबर 55/90 है। ये 90 दिन की श्रृंखला है। और इसमें आज हम चल रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस से पूर्व के जो संगठन थे उनके संदर्भ में हम कुछ बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टेस्ट की ओर, सीधा काम की बात पे। तो आज का पहला प्रश्न जो है वो दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। और पूछा इसमें ये गया कि इनके संदर्भ में एक कौन सी बात है जो कैसी है, असत्य है। क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारतीय प्रश्नों पर विचार करने तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटिश नेताओं को प्रभावित करने के लिए की थी। यानी कि सबसे पहले तो याद ध्यान रखना कि इन्होंने किसकी स्थापना की है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात हो रही है। ठीक, तो क्या ये बात सही है? इन्होंने इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता, भारत के बायोवृद्ध व्यक्ति। तो इसे तो कोई एक बच्चा भी बता सकता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, धन निष्कासन का सिद्धांत, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सारी चीज़ें सब इनके बारे में फेमस हैं। दूसरा है, ये भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। हाँ, राष्ट्रीय आय की गणना भी पहले सबसे पहले इन्होंने ही की थी, और एक निबंधात्मक लेख लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दूसरा है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए। अध्यक्ष नहीं चुने गए। यहीं पे मामला गड़बड़ हो गया। वो क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। और आपसे पूछा था असत्य, तो ये सी वाली बात जो है असत्य होगी। आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। आइए व्याख्या पे देखते हैं, कुछ नोट करने वाली चीजें मिल सकती हैं। सबसे पहले 1825 में इनका जन्म होता है, और 3 बार क्या रहते हैं कांग्रेस ने है ना अपना अध्यक्ष चुन करके क्या किया, सम्मानित किया। आइए, जमींदारी एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी बात हो रही है? जमींदारी एसोसिएशन की बात हो रही है। एक संगठन था, और कहे तो भारत का ये पहला संगठन था। यानी कि अगर कोई पार्टी बनी थी तो ये पहली पार्टी थी, क्योंकि 1800 कब बन रही है? 38 में बन रही है। तो जुलाई 1938 में जमींदारी एसोसिएशन का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करना था। इस संस्था का अन्य नाम लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी था। ठीक, अब बोल रहा है इसमें से कौन से कथन जो है वो क्या है, सही है। यानी कि पहली बात सही है। ठीक, और दूसरी बात, तो श्रमिक वर्ग का हित नहीं था। किनका हित होगा इसमें? जमींदारों का। तो दूसरा बात, कुछ जो दूसरा कथन है, जो दूसरा स्टेटमेंट है, वो आपका रॉन्ग है। इस संस्था का अन्य नाम लैंड होल्डर्स सोसाइटी था, ये बात भी सही है। तो आपके जो प्रश्न है वो उत्तर होगा कौन सा हमारा? 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम्म पूरी बात लिखी हुई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन कह रहा है कि 1848 में बंगाल ब्रिटिश, कब? 1848 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। और बोला कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान देना, 1848 में नहीं होती थी। यानी कि इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा देना था। और कहा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान देना, इसकी स्थापना जो है वो यहां नहीं होती, ये 43 में बनती है। इसलिए केवल कौन सा? एक। ठीक, आइए, यानी कि 1843 में इसकी स्थापना होती है। ठीक, यानी कि 1843 में बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई, और इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना तथा उन्हें राजनीतिक शिक्षा से परिचित कराना था। ये इसका है मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर हमारा 4 है। 4 में कह रहा है कि इंडियन लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोट करते जाइए इन सबको, बहुत जबरदस्त है मामला, क्योंकि हमारी टीम जो है वो लगी हुई है और बिल्कुल आयोग के हूबहू पैटर्न पर
और कहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप इसे कंसाइज नोट्स भी बना सकते हैं। एक छोटा सा कंसाइज नोट्स बना लीजिए, वो बहुत काम आने वाला आपके। 1876 में शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, यानी कि यही था, उसका भी यही था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया लीग, और ये जो है इंडियन लीग है। तो बटा बंगाल ब्रिटिश, अब हमारे पास में 3 संस्थाएं हो चुकी हैं। पहले देखें तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी हो गई, 1943 में है। बाद में अगर बात करें तो देखिए एक इंडियन लीग आ गई है और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है। तो इसकी स्थापना 1876 में नहीं हुई थी, ये बात गलत है। दूसरी वाली सही है, और पूछा है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो सही की बात करेंगे तो केवल कौन सा सही होगा, 2 होगा। इसकी स्थापना कब हुई तो ध्यान देना, 1875 में शिशिर कुमार, ये नाम जरूर याद रखना है, शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। कब, 1875 है। इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद को जगाना, ठीक, और राजनीतिक शिक्षा देना। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, मैचिंग द लिस्ट का है, ठीक। अब कह रहे इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन कमेटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो देखो, इनमें एक तो दादा भाई नौरोजी, और उन्होंने कौन सी स्थापित की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो स्थापित की थी वो किसने, दादा भाई नौरोजी ने। यानी कि शी का 1 होना चाहिए, एक ऑप्शन गायब है, नहीं नहीं ये नहीं, ठीक। बोले कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने स्थापित की, राधाकांत देव ने कौन सी की, आनंद मोहन बोस ने कौन सी की, वो ब्योमेस यानी WC बनर्जी, इन्होंने कौन की सी थी, ठीक। तो आंसर इसका जो है, मैच द लिस्ट करेंगे आप, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक, और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, तो बी का होना चाहिए बन। तो बी का बन जो हमें मिल रहा है वो विकल्प डी में मिल रहा है और बी में मिल रहा है। आंसर इसका बी होगा, देखिए मिला हुआ है सीधा। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव और राजेंद्र लाल हैं, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी की है, और यूनाइटेड इंडियन कमेटी, ठीक है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी की है। शायद इसमें विकल्प में समस्या है हमारे यहाँ, यानी कि सी का यहाँ 1 होना चाहिए था, तो सी का 1 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें है, सी आंसर सही है इसका, सी में रखा हुआ है, ठीक। तो अगर हम इसको देखते हैं दूसरा, यूनाइटेड इंडियन कमेटी व्योमेश चंद्र बनर्जी की थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संदर्भ में कुछ प्रश्न बातें हैं, उन पर आपको विचार करना है। किसकी बात हो रही है, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक। पहला स्टेटमेंट है 1876 में इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन किया गया, यानी 1875 में। अभी आपने देखा इंडियन लीग कब थी, ये थी 1875 में, और कह रहा 1876 में इसके स्थान पर क्या हुआ, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख नेता थे। यह संस्था कांग्रेस की उत्तरवर्ती संस्था थी, ठीक। अब यहां पर आप विचार कीजिए कि आंसर क्या हो सकता है, और पूछा है कौन से सही है। अब देखिए, कुल मिलाकर के देखें तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होगी, 1885 में, और कांग्रेस से पहले और कांग्रेस के बाद, तो कांग्रेस से पहले हैं वो कैसी हैं, पूर्ववर्ती हैं, वो कैसी होंगी, पूर्ववर्ती हैं। अब ये कब हो रही है, ये 1876 में है, तो यानी कि ये 1876 में हो रही है, ठीक। तो इसलिए आप देखते हो तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल कैसा है, सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो उत्तरवर्ती संस्था रखा हुआ ये गलत है, ये कैसी है, पूर्ववर्ती। इसलिए आंसर क्या होगा, सही जो है वो केवल 1 और 2 है, ठीक। आइए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख नेता थे, पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक थी, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का श्रेय बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग को जाता है। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग को संयुक्त रूप से त्रिमूर्ति, इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त रूप से त्रिमूर्ति कहा जाता है। और कब कर रहे हैं, 1885 में, कौन सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक, 1885 में हो रही है।
और कौन कौन है इसमें, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। ठीक। अब पूछ रहा है कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो बताइए किस ओर जाएंगे, क्या कहीं पे मिस्टेक है या गलती दिखाई दे रही है आपको? नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए आंसर होगा आपका क्या, 1 2 3। यही त्रिमूर्ति कही जाती है। ठीक। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में जो कुछ स्टेटमेंट, इन पर आपको विचार करना है। पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। धन निष्कासन सिद्धांत हेतु पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक है इनकी, यानी एक निबंधात्मक लेख है लिखा। कंजर्वेटिव पार्टी से टिकट पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पहले सदस्य चुने गए थे वो भी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि दादा भाई नौरोजी। दूसरा देखते हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कथन सत्य कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना, पहली बात बिल्कुल सही है कि धन का निष्कासन का सिद्धांत जो दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन निष्कासन सिद्धांत हेतु पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी थी, तो ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है। तीसरी बात गलत हो जाती है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी से नहीं, ये लेबर पार्टी से चुने गए थे। दो पार्टी थी ब्रिटेन में, एक कंजर्वेटिव थी एक लेबर पार्टी थी, तो ये चुने गए थे किससे, लिबरल पार्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे भी आपका केवल 1 और 2 ही सही हैं। चलिए, ठीक। पहली बार धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। धन निष्कासन सिद्धांत तो ये बुक लिखी थी। लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों, यानी क्या बोला हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अधिवेशन जो होते थे वर्ष में एक बार, छुट्टियों के मनोरंजन की संज्ञा किसने दी? बोलो, इतना कौन बोल सकता है इस प्रकार से? ठीक। तो ध्यान देना, जो कटाक्ष किया था ये वाला, तो इनमें से किसने किया था, बोलिए? बंकिम चंद्र चटर्जी? अरे नहीं भाई, इन्होंने नहीं। तो फिर अरविंद घोष सही है? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, कमेंट सभी ने किए हुए हैं। क्या लाला लाजपत राय हैं? नहीं, ये भी नहीं है। किसने कहा? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये तिलक जी ने बोला हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, वेरी गुड, ये आ जाइए। सबसे पहले देखते हैं, 1905 में लाला लाजपत राय ने इंग्लैंड से लौटने के बाद कहा कि अंग्रेजी प्रजातंत्र अपनी ही समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि उनके पास हमारी समस्याओं के लिए कोई समय ही नहीं है। कहां से लौटे थे 1905 में? लंदन से लौटे हुए थे। बंगाल विभाजन हो रहा है इसी समय। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन और इसके अधिवेशन को छुट्टियों का मनोरंजन बताया। तो स्टेटमेंट भी पूछता आयोग, ध्यान देना, किसका? चापलूसों का सम्मेलन है और मनोरंजन छुट्टियों का मनोरंजन है। ये 2 स्टेटमेंट किए थे किसने? तिलक जी ने दिए थे। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला, इन्होंने क्या बोल दिया, मेला है। तिलक ने यहां तक कहा कि यदि हम इसी तरह वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टर टर करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यानी स्टेटमेंट सभी ने दिए। किसने क्या कहा ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत काम आने वाली है चीज आपके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है 2 कथन कारण के क्वेश्चन हैं। कथन है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, क्योंकि इससे नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए। ठीक, क्योंकि अगर लाते हैं नहीं, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इसलिए दी गई थी ताकि भारत में एक नया वर्ग तैयार हो सके, एक नया मार्केट तैयार हो सके। दिखने में तो इंडियन हो, लेकिन उसको अंदर से क्या बनाना था? ब्रिटिश बनाना था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश से जो माल आता था उसकी खरीदारी कौन करेगा? तो उसकी खरीदारी वही करते थे जो इंग्लिश जानते थे। तो वो जो है शौक रखते थे, ब्रिटिश वस्तुओं को खरीदते थे। तो ये बहुत बड़ा जो है एक सिस्टम था। इससे नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के नए द्वार खुल गए। यानी कि अगर आप बात करोगे तो कथन कारण दोनों ही स्टेटमेंट तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन जो जिगजैग बैठालते हम क्योंकि या इसलिए, वो वाला मामला फिट नहीं बैठ रहा है। इसलिए आंसर होगा हमारा क्या? बी। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक,
भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार प्रशासनिक अवस्थाओं के लिए किया गया। इससे यानी कि दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं, लेकिन फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए क्या भी होगा। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन लिखा हुआ है। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन तो थे इसमें कौन से, बताइए किसने स्थापना की है? क्योंकि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। केशव चंद्र सेन ने भी एक भी की है, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है आंसर इसका, सॉरी हाँ कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक। इसके जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अंग्रेजों के शासनकाल के शुरुआती भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ ने कांग्रेस के विपरीत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी जो एक सुधार आते हैं कब, 1919 में, ये 1919 में सुधार हैं, कौन से, ये 1919 के सुधार हैं जिन्हें कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक। तो बोले का स्वागत किया, यानी इन्होंने क्या किया, स्वागत किया। और कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने विरोध किया था, और कई उदारवादी नेताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, ठीक। 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के नाम से एक संगठन की स्थापना की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक सदस्यों में से एक थे। यही 1919 जब क्या आया था, रॉलेट एक्ट आया हुआ था। तो देखते हैं, तो 1919 के संबंध में यहां से आपको ये फैक्ट मिले हैं, इसको आप कंसाइज नोट्स बना सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, यानी पूछ रहे हैं अंतिम अधिवेशन कौन सा था। कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1920, ठीक। तो 1920 में है, आप देखते हैं तो कहां पर है, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था, ठीक। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन के बाद किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तिलक की मृत्यु 1920 में हो चुकी थी, यानी कि इनकी मृत्यु कब होती है, 1920 में हो गई थी। तथा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक। और भारतीय महिला जो है वो 1925 में है, कौन है, सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता थी, तो वो प्रथम भारतीय महिला हैं। अगर भारतीय पूछे तो कौन होगा, सरोजिनी नायडू होंगी, और प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट होंगी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। क्यों ऐसा, इसलिए कि उन्होंने मुस्लिम लीग कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो सूरत अधिवेशन में अलग हो जाते हैं, जूतम पैजार हो जाती है अध्यक्ष पद को लेकर के, तो उन्हें की क्या कराई थी, उनकी सुलह कराई थी। किसने? एनी बेसेंट ने। तो कांग्रेस ने 1916 का अधिवेशन था, एसी मजूमदार थे उसके अध्यक्ष, अंबिका चरण मजूमदार। तो कांग्रेस ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मिलाया है, तो इन्हें सम्मान देने के लिए, तो इनके सम्मान स्वरूप इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है। कांग्रेस के 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। इसमें ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिसमें स्वराज का पहली बार उल्लेख हुआ है। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ से व्याख्या में, तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मद्रास महाजन सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 1885 में एम.बी. राघवाचारी और बी. सुब्रमण्यम अय्यर के और पी. आनंद चालू ने इसका गठन किया। इसका उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था, ठीक। और पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कथन सही है, ठीक। तो सही वाले में बात करेंगे तो पहला जाला जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये मार्च 1885 नहीं है। दूसरा वाला कथन सही है, आंसर होगा आपका कौन सा, 2, ठीक। केवल 2 सही है। 1884 है, ध्यान देना। एम.बी. राघवाचारी हैं, बी. सुब्रमण्यम अय्यर हैं एवं पी. आनंद चार्लो, इन 3 लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की है। कब? 1884। चलिए, दक्कन सभा के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, ठीक। पहला स्टेटमेंट है दक्कन सभा और दूसरा है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो ध्यान देना, बोला कौन से कथन सही नहीं है, तो
बोलिए, क्या आंसर इधर जाए? दोनों ही सही हैं? नहीं, दोनों ही उत्तर गलत हैं। इसको आप पलट दीजिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। यानी कि जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की है बाल गंगाधर तिलक ने की है, और जबकि दक्कन सभा की स्थापना जो की वो एमजी रानाडे उनके द्वारा की जाती है। ठीक, तो कहीं ना कहीं चलिए, तो आंसर इसका ये है, पलट देते हैं दोनों को तो सही हो जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक, दक्कन सभा देखिए लिखा हुआ। आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। तो देखिए, ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक, इसकी स्थापना उसी समय है जो कांग्रेस की स्थापना है। ये रहा, कब हो जाएगी? सी। तो सी का थ्री किस में नहीं है? सी का 3 इसमें नहीं है, ये विकल्प खत्म है, इसमें नहीं है, ये भी खत्म है। ठीक, मद्रास महाजन सभा अभी अभी आपने देखी, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? ये कब है? 1884 में है। तो सी का 3 होता है और डी का 4 है। इंडियन एसोसिएशन 1876 बिल्कुल सही है। ठीक, यानी इसका 1 हो जाएगा। और पूना सार्वजनिक सभा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा 1870। तो हम किसकी ओर जाएंगे? बिल्कुल अरेंज्ड लगे हुए हैं, 1 2 3। ठीक, ये दे रखी, इनकी डेट दे रखी, कब कौन सी स्थापित हुई है। ठीक, चलिए, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर बात आ रही है किसकी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संदर्भ में है, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई। इसके संस्थापक और अध्यक्ष राधाकांत देव थे। और पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं। ठीक, तो दोनों ही कथन आपके कैसे हैं? वो सॉरी, केवल दूसरा है। ये कथन दूसरा सही है, पहला वाला सही नहीं है। ठीक, यानी कि ये कथन आपका रॉन्ग है। क्यों है? आइए देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, ना कि लंदन में हुई थी। ठीक, तो इसलिए ये प्रश्न कैसा हो जाता है? ये स्टेटमेंट गलत था। हाँ, स्थापना इसकी राधाकांत देव ने की थी, ये बात बिल्कुल सही है। आइए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? तो राजनीतिक संस्था की बात करें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बम्बई एसोसिएशन या मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो आप देखते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी कब बनती है? ठीक, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है ये सबसे प्राचीन मान सकते हैं इसे हम, सॉरी आ रही है। और उसी पे बात चल रही, मैंने कहा था सबसे पुराना राजनीतिक दल है। ठीक, ये कौन सा है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी, और इसे ही जमींदारी, जमींदार वाला बोलते थे। पहला क्वेश्चन ही यहां से स्टार्ट हुआ था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना बंगाल के जमींदारों, यानी इसमें ये भी देख लें इसकी स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव और राजा काली कृष्ण ठाकुर आदि ने 1838, यानी कहां पे करते जाके 1838 में की। इसके तहत उन्होंने भूमि अतिक्रमण एवं अपहरण की विरोध किया था। भूमि अधिग्रहण एवं अपहरण जो करते थे, उस कब्जा करते थे भूमि का, उसका क्या किया था? विरोध। तो ध्यान दे देना कि 1838 में है, सबसे पुरानी है। और ध्यान देना कि इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर और राधा कांत देव। बंबई एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंबई एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1856 को हुई। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। यह बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। तो 26 अगस्त 1856 कह रहे हैं। और पूछ रहा है कौन से कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान देना, बंबई एसोसिएशन की स्थापना जो है 26 अगस्त को तो होती है, लेकिन 1856 नहीं है, 1865 है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत है। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। यह बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, यह बात सही है। तो आंसर होगा ए, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक, हाँ, लंदन इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। यानी क्या करना है? इसका असत्य कथन का चुनाव करना है।
लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 24 मार्च 1865 को लंदन में की गई थी। इस संस्था के संस्थापक फिरोज शाह मेहता। दूसरा वाला बिल्कुल सही है। यहां से फिर ये बिगड़ जाता है, ये 1865 नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट केवल पहला वाला जो है वो गलत हो जाता है आपका। ठीक, आइए बढ़ते हैं। सॉरी, बी, यानी कि दूसरा वाला, इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता। हाँ, आइए, सॉरी, क्षमा चाहूँगा। इस संस्था के जो संस्थापक हैं वो फिरोज शाह मेहता नहीं है, ये बात गलत है। और 65 में स्थापित हुई, ये बात सही है। दो असत्य है। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 24 मार्च 1865 को लंदन में की गई। इस संस्था के स्थापक डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। कौन सी? आप देखना, लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन में जो इंडियन रह रहे थे उनकी एक सोसाइटी थी। दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने मिलकर के 1865 में स्थापित की थी ये। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण का क्वेश्चन है। 1892 तक कांग्रेस पर अधिकांशता ए.ओ. ह्यूम, एलिन ऑक्टन ह्यूम छाए रहे, क्योंकि ह्यूम कांग्रेस के महासचिव और एकमात्र पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। क्योंकि अगर लगाएं तो बोले कि 1892 तक कांग्रेस पर कौन छाए रहे? एलिन ऑक्टन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, और बोले पूर्णकालिक क्या थे? सचिव थे। और पूछ रहा है कि क्या कारण बैठ रहा है? बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक, यानी इस पे हम जाएंगे विकल्प ए की ओर कि ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। और व्याख्या के रूप में देख लीजिए। पूना सार्वजनिक सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1876 को हुई। अभी हमने जब मैच करवाया था तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये 1875 है। ठीक, तो पहला वाला गलत हो गया। यह संस्था द्वैमासिक पत्रिका क्वार्टरली जर्नल का प्रकाशन करती थी। देखिए, ये द्वैमासिक नहीं था, ये त्रैमासिक था। त्रैमासिक, तो ये कैसा था? ये त्रैमासिक था। तो इसलिए बोल रहा है कि कौन से कथन सही हैं, तो ना तो 1 और ना ही 2। हम जाएंगे किधर? डी की ओर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेता उदारवादी छवि के थे? यानी कि कैसे थे? उदारवादी छवि के थे। ठीक, रास बिहारी घोष, दिनसा वाचा, आर.सी. दत्त, आनंद चार्लू और पी.आर. नायडू। नाम सुने कभी? आप तो वही देखते हैं ना कि नरम दल, गरम दल, लाल बाल पाल ज्यादा याद रहते हैं, अरविंद घोष याद रह जाते हैं। लेकिन ये सब नए नाम है, आपके सामने निकल के आएंगे। रास बिहारी घोष, दिनसा वाचा, आर.सी. दत्त, आनंद चार्लू और पी.आर. नायडू। तो ये क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे कि ये कौन से नेता उदारवादी छवि के थे। तो ध्यान देना, ये सभी नेता उदारवादी छवि के हैं। ठीक, सभी नेता उदारवादी छवि के हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि संस्था है जिसका नाम क्या है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना 26 फरवरी 1852 को हुई। इसके संस्थापक जुगलू लक्ष्मी नरसू चिट्टी थे। इस संस्था ने 1857 के विद्रोह की आलोचना की थी। यानी कि जो 1857 का विद्रोह है उसकी आलोचना की थी। और बोल रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो ध्यान देना, डी होगा। ये सभी कथन क्या हैं? सही हैं। ठीक, सभी कथन सही हैं। यानी कि एक ऐसी भी संस्था है, क्योंकि 1857 का विद्रोह कहाँ है केंद्रित रहता है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत शांत रहता है। ठीक, तो दक्षिण भारत में ये संस्था है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। उसने क्या की थी? 1857 के विद्रोह की क्या कर दी? आलोचना तक कर दी। कितनी गलत बात है भाई। लंदन इंडियन कमेटी के संदर्भ में, कौन सी कमेटी पे बात हो रही है? लंदन इंडियन कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना 1862 में लंदन में की गई। इसके संस्थापक पुरुषोत्तम मुदलियार हैं। और बोले कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन कैसे हैं? आपके सही हैं। ठीक, दोनों ही कथन सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। आइए,
सेफ्टी वॉल्व किसने कहा, षड्यंत्र किसने कहा, प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने कहा, और तड़ित चालक का सिद्धांत किसने कहा? लाला लाजपत राय हैं, आरपी दत्त हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, और बिपिन चंद्र हैं। अब बताइए ये किसने जो है प्रूव किया था? तो चलिए आप देखते हैं। सेफ्टी वॉल्व जो कहा है वो लाला लाजपत राय ने क्या कहा है कि कांग्रेस की उत्पत्ति एक सेफ्टी वॉल्व है। दूसरा देखें, षड्यंत्र का सिद्धांत दिया है आरपी दत्त ने, प्रकाश संवाहक सिद्धांत कहा है गोखले जी ने, और ये बिपिन चंद्रा ने कहा है। ठीक, तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि सब मिले हुए हैं। आगे, किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? यानी आप देखते हो तो कांग्रेस की उत्पत्ति और कांग्रेस के अधिवेशनों को लेकर कितने सारे जो कमिटमेंट आए हैं, तो बहुत सारे कमिटमेंट दिए गए हैं, उनसे क्वेश्चन है, और कांग्रेस पे चल रहे हैं हम। तो देखिए ये किसने कहा था, तो ये बात कही थी किसने, ये लाला लाजपत राय ने कही थी। तो ध्यान देना, ये लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट था। देखिए, लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया कब 1916 में प्रकाशित हुई है, ध्यान रखना। यंग इंडिया किसकी है, लाला लाजपत राय की है। 1916 में एक विचार व्यक्त किया कि डफरिन और ह्यूमन ने एक राजभक्त तथा अनुपकारी लॉयल एंड इनोसेंस ऑस राजनीतिक संस्था की योजना बनाई है जो अभय कपाट के रूप में कार्य करे ताकि वह संकट में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे और टल जाए। देखिए कितना जबरदस्त स्टेटमेंट दिया किसने, लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में। और प्रकाशित कब हुई है, ये प्रकाशित होती है कब, ये 1916 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनना है। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 28 दिसंबर, कॉन्फ्रेंस नहीं है कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, बिल्कुल बात सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था के प्रथम सचिव ओ ह्यूम थे जो वर्ष 1900 तक इस पद पर बने रहे। और बोल रहे हैं कौन से कथन सही हैं, सही का चुनाव करें। तो सही का चुनाव करेंगे तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। वो गलत क्यों है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा जो दो स्टेटमेंट थे कि ए ओ ह्यूम जो है कब तक बने रहेंगे, 1892 तक बने रहते हैं। कहाँ छाए रहते हैं कांग्रेस पर, कथन और कारण का क्वेश्चन था। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप बात देखें तो जो सही कथन है वो कौन सा है, केवल एक ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, कांग्रेस शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया जिसका तात्पर्य होता है क्या, जनसभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को वॉसराय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट ए ओ ह्यूम ने की थी। ए ओ ह्यूम जो है को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता और जन्मदाता कहा जाता है। यही इस संस्था के प्रथम सचिव भी थे और इस पद पर वे 1906 ईस्वी तक बने रहे। ठीक, कांग्रेस की स्थापना को लेकर विवाद रहा है। इस संदर्भ में किसने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना के रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ है, ये किसने बोला था, बोलिए। लॉर्ड डफरिन कहता है क्या, और कुछ लोग कहते हैं कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या थी, एक उपज थी, और डफरिन ही था क्या, वो था उस समय 1885 भारत का वायसराय। पट्टाभी सीतारमैया, वैलेंटाइन सिरोल, अनरेस्ट इंडिया में लिखा है क्या वैलेंटाइन सिरोल ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, गुरुदेव ने? नहीं, ये बात की है किसने, पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने कहा है। ठीक, चलिए क्यों कहा है, देखिए। कांग्रेस की स्थापना एक विवाद का विषय माना जाता है। कांग्रेस के इतिहासकार के रूप में, यानी कांग्रेस के कौन है, इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना के रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस इज सराउंडेड इन मिस्टीरी। कुछ विद्वानों की राय में कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के षड्यंत्र परिणाम स्वरूप हुई थी।
ए ओ ह्यूम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मूल रूप से स्कॉटलैंड के थे। क्या कह रहे हैं? वे मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे। मूल रूप से कहां के? स्कॉटलैंड के निवासी थे। ए ओ ह्यूम ने बंगाल सिविल सर्विस में 1849 में कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक, कब? 1849 में बंगाल सिविल सर्विस में आए थे, आईसीएस अधिकारी थे। बोले कौन से कथन सही हैं? तो कहां के थे? स्कॉटलैंड के। अब ये मत सोचना कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटेन की थी, ये स्कॉटलैंड के थे। नहीं, स्कॉटलैंड भी तो भाग ही है ब्रिटेन का। ठीक, आंसर होगा आपका 1 और 2, दोनों ही कथन कैसे हैं? सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना में ए ओ ह्यूम ने सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाई। वे मूल रूप से स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ए ओ ह्यूम ने बंगाल सिविल सर्विस में 1849 में कार्य करना प्रारंभ किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय वे इटावा के चीफ मजिस्ट्रेट थे। जो इटावा डिस्ट्रिक्ट है यूपी 75, वहां के चीफ मजिस्ट्रेट थे। ठीक, आगे कथन कारक का क्वेश्चन है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया। क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता इसके दूसरे सम्मेलन 25 दिसंबर 1885 में की थी। ठीक, अब देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात चल रही है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात है, बोले कि इन्होंने, कथन है और कारण है। तो ध्यान देना, पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। क्यों नहीं लिया? क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता इसके दूसरे सम्मेलन में 25 दिसंबर 1885 में की थी। नहीं, दूसरी बात गलत हो गई, तो हम किसकी हो जाएंगे? ए सत्य है, आर असत्य है। ठीक, ए सत्य है, नहीं नहीं नहीं, सही है, इंडियन एसोसिएशन बिल्कुल। यानी कि ये भी जो है दूसरा सम्मेलन था किसका? 1884 में जो स्थापित हुई थी इंडियन एसोसिएशन। तो कथन और कारण, क्योंकि अब एक ही जगह उपस्थित हो सकते हो, उधर सम्मेलन भी हो रहा है और इधर जो है दूसरे का भी सम्मेलन है, तो एक ही जगह जा सकते हो। जब आपके पास में निमंत्रण हो 2 जगह शादी से, तो कहाँ जाओगे? दोनों जगह तो नहीं जा सकते हो, एक जगह। तो कुल मिलाकर के ए आर दोनों सत्य हैं और ए जो है वो आर जो है एक ही सही व्याख्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 दिसंबर 1885 में की इस व्यस्तता के कारण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 हुए द्वितीय अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग लिया एवं उनकी इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की अग्रगामी संस्था का विलय भी कांग्रेस में हो गया। ठीक, यानी कि जो दूसरा वाला सम्मेलन होता है 1886 में, वो कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। और कांग्रेस के से पूर्व जो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, उसका क्या कर दिया जाता है? इसमें कांग्रेस में मर्ज कर दी जाती है वो। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के संदर्भ में कुछ विचार हैं, इन पर कीजिए। उदारवादियों के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया। उग्रवादियों ने इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन पास करा लिए गए। किसके द्वारा? उग्रवादियों के द्वारा। और बोले कौन सा कथन सही है? तो हार हो सा दोनों ही प्रश्न सही हैं। देखिए, कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 हो रहा है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? दादा भाई नौरोजी। स्वराज प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन, ये चारों प्रस्ताव उग्रवादियों की प्रतिक्रिया स्वरूप पास कराए गए। ठीक, आगे आए। उदारवादियों ने नारा दिया, उपनिवेशी शासन से भारत को आजादी मिले। तिलक ने स्पष्ट किया राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं। यानी कि आपसे जो 2 स्टेटमेंट हैं, पूछ रहा है कौन से सही हैं। उदारवादियों ने नारा दिया कि उपनिवेशी शासन से भारत को आजादी मिले, और तिलक ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं। और पूछ रहा है कौन से सही हैं। तो ध्यान देना, आंसर होगा डी, ना तो 1, आंसर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्यों नहीं है? आइए जी देख लीजिए। एकजुट होकर अंग्रेजी शासन तंत्र को असफल बनाने हेतु आगे आए।
उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग भंग विरोधी आंदोलन तथा स्वदेशी अभियान को जन आंदोलन के स्वरूप देने का प्रयास किया और नारा दिया कि उपनिवेशी शासन से भारत को आजादी मिले। अरविंद घोष ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन की सांसें हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक, तो इसलिए दोनों गलत थे। अरविंद घोष ने विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की भांति आ गिरा है, यह कथन किसका है? तो ध्यान देना, बात किसकी चल रही है? बात चल रही है किसकी? 1905 में जो क्या हो जाता है, बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ता है और क्या करता है, ये बंगाल विभाजन कर देता है 1905 में। लॉर्ड कर्जन बांटो और राज करो की नीति के आधार पर। तो अब बंगाल में जब विभाजन होता है तो गोखले का संबंध बंगाल से था? नहीं था। बाल गंगाधर महाराष्ट्र में थे, इन्होंने भी नहीं कहा। अरविंद घोष भी नहीं, अवध में थे। जो ये स्टेटमेंट है ये किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, ठीक, यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस, ध्यान देना, अब यहां से नोट करने वाली बातें हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित संभवतः तब तक की सबसे विशाल जनसभा थी। जनसभा में शामिल प्रदर्शनकारियों ने विरोध अभियान चलाने के लिए कितना रुपया दिया? 50,000 रुपये एकत्रित किए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध हितवादी पत्रिका का संपादन भी किया। कौन सी है? हितवादी पत्रिका, ये पत्रिका भी है, संपादन भी किया। बंगाल विभाजन की घोषणा करने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बहुत बढ़िया, कि जो बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 1903 में और लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को और रद्द होता है 1911 को। तो कुल मिलाकर के बोला गया है कि बंगाल विभाजन की घोषणा करने वाला प्रथम समाचार पत्र, ये न्यूज किस पेपर में आई होगी सबसे पहले? क्योंकि मीडिया का संसाधन वही था उस समय। स्वदेशी, हितवादी, वंदे भारत। अभी हितवादी को आपने देखा, ये किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने कहा था विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह आ टूटा है, ठीक। हितवादी, वंदे मातरम, तो ये सभी पत्र पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर हैं। तो ध्यान देना, ये वाली जो बात कही थी वो किसमें थी? संजीवनी ने सबसे पहले डिक्लेयर किया था, ठीक। अब देखिए, विभाजन की घोषणा करने वाला प्रथम समाचार संजीवनी था। इस समाचार पर पहली बार बहिष्कार शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इस पत्र के संपादक कृष्ण कुमार मिश्र थे। इनको भी याद रखना। क्या? जो पेपर है जिसका नाम क्या है? संजीवनी। तो यहां से 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि संजीवनी न्यूज़पेपर था जिसने सबसे पहले बंगाल विभाजन की क्या की थी? घोषणा की थी। संजीवनी न्यूज़पेपर के संस्थापक थे, उनका नाम है कृष्ण कुमार मित्र। और दूसरी अगर बात करें तो संजीवनी में ही सबसे पहले बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 35। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। आंदोलन का प्रसार और नेतृत्व करता। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, बंबई एवं पूना में कौन एक्टिवेट है? तो बाल गंगाधर तिलक, यानी ए का क्या हो गया? 4 हो गया। पंजाब में कौन है जी? अजीत सिंह हैं। बी का कौन हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। सैयद हैदर अली रजा कहां पर हैं? दिल्ली में है, ठीक। और चिदम्बरम पिल्लई, नाम से ही स्पष्ट है ये कहां होंगे? मद्रास में होंगे, ठीक। तो उल्टा कर दीजिए, 4 3 2 1 मिल गया जी, हो गया। स्वदेशी आंदोलन सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस आंदोलन की बात हो रही है? स्वदेशी आंदोलन के सांस्कृतिक क्षेत्र। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेश गीतम की रचना की। नंदलाल बोस ने भारतीय कला की प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कला के क्षेत्र में प्रथम छात्रवृत्ति भी हासिल की, ठीक। तो क्या है पूछ रहा है, सही कौन से हैं, ठीक। तो कौन सी? स्वदेश गीतम किसने? सुब्रमण्यम भारती, सुब्रमण्यम भारती ने, सही बात है। और किसकी हो रही है? नंदलाल बोस क्या थे? पेंटर थे, हाँ जी। यानी कि आप बात करें तो दोनों ही कथन कैसे हैं? सही हैं। यही नंदलाल बोस हैं जिनके द्वारा भारतीय संविधान की मूल प्रति पर जो चित्रकारी की गई है या हाथ से लिखा, वो इन्होंने ही लिपिबद्ध किया है, ठीक। आइए, महान राष्ट्रवादियों यथा रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन। अब आओ यहां पे, महान राष्ट्रवादियों में कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद,
इत्यादि ने अनेक राष्ट्रवादी कविताओं एवं गीतों की रचना की, जिसमें भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेश गीतम की रचना की। चित्रकला के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन प्राकृतिकवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया और मुगल, अजंता एवं राजपूत काल की चित्रकला से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया। नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव भी हासिल किया। यानी कि ये स्टेटमेंट रहे हैं और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कंटेंट। और मैं पूर्व में ही आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मेंस के लिए जो कंटेंट मिलेगा, जो लिखोगे 125 शब्द और 200 शब्दों में जब उत्तर को, तो कहाँ से मिलेगा कंटेंट, आपका यहाँ से निकलेगा। ठीक, क्योंकि कला और संस्कृति की बात हो रही है और फर्स्ट पेपर में बहुत बड़ा योगदान है इसका। आगे आए, स्वदेशी आंदोलन के कारण, स्वदेशी आंदोलन के कारण के संदर्भ में, यानी स्वदेशी आंदोलन का जो कारण है उसका कारण क्या है। कांग्रेस का एक वर्ग अंग्रेजों की राजनीतिक दृष्टिकोण से असंतुष्ट हो गया। शिक्षा के व्यापक प्रसार ने भारतीय तेजी से शिक्षित होने लगे और उनमें जागृति आई। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के प्रति राष्ट्रवादियों का सकारात्मक दृष्टिकोण और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जुझारू एवं उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों का एक वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया। यानी 4 स्टेटमेंट हैं, चारों को पढ़ लीजिए और फिर बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा और कौन सा नहीं होगा। ध्यान देना, पहला वाला बिल्कुल सही है। शिक्षा के व्यापक प्रसार से भारतीय तेजी से शिक्षित होने लगे और उनमें क्या आ गई, जागृति आ गई, बिल्कुल सही बात है। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के प्रति राष्ट्रवादियों का सकारात्मक नहीं, भाई ये जो है सकारात्मक नहीं था, ये नकारात्मक था, यानी कि 3 आपका गलत हो जाएगा। अब 3 इसमें भी आंसर हो नहीं सकता, सभी सही नहीं है क्योंकि तीसरा गलत है, और 3 इसमें भी है, तो आंसर रह जाता है आपका कौन सा, 1 2 4। ठीक, आंसर होगा सी। आइए, अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान का अंग्रेजी राजनीति के द्वारा राष्ट्रवादियों के प्रयास से भारतीयों की आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा के व्यापक प्रसार से भारतीय तेजी से शिक्षित हुई और उनमें जागृति आई। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, जैसे 1868 के बाद जापान विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा, यानी कि विदेशों में जो घटनाएं हो रही थी वो भी प्रभावित कर रहे हैं। नवीन राष्ट्रवादियों के बढ़ते हुए पश्चिमीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति के प्रति खतरा पैदा कर रहा था। उदारवादी की उपलब्धि से उग्रवादियों में असंतोष हो गया। लॉर्ड कर्जन की दोषपूर्ण नीतियां भी इसके लिए उत्तरदायी थीं, स्वदेशी आंदोलन के लिए। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बंगाल विभाजन के विरोध के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में क्या है, सत्य नहीं है। क्या हो रहा है, बंगाल विभाजन का विरोध। ठीक, देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्र, पृथ्वीचंद राय आदि प्रमुख नेताओं ने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई। पहला कथन बिल्कुल सही है। 16 अक्टूबर 1905 को आंदोलनकारी द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ये भी सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने विशाल जनसभा को संबोधित किया था, ये भी सही है। 8 अगस्त 1905 को बंगाली विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बस ये वाला गलत हो जाता है, क्यों गलत हो जाता है, आइए। 8 अगस्त नहीं है, डेट क्या है, 7 अगस्त। ध्यान देना, कलकत्ता का टाउन हॉल। ठीक, 39, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा, बंगाल विभाजन का विधिवत रूप से लागू होना और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। यानी इनको घटनाओं को कालक्रम अनुसार आपको लगाना है। तो इनमें से सबसे पहले क्या होता है, 1903, यानी कि सबसे पहले जो होता है वो 1903 की घटना होती है, यानी कि 1903 की घटना जो है वो सबसे पहले 1930 में बंगाल विभाजन की घटना, यानी कि ये आ जाएगा कब, यानी कि हाँ, ये 1903 है। और बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ तो ये कब होगा, ये 1905 है। और नेशनल, यानी कि ये बंगाल विभाजन होता है अक्टूबर में,
कब होता है? 16 अक्टूबर को। गोपाल कृष्ण कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, वो दिसंबर 1925 है, दिसंबर 1905 है, और ये 1906 है। ठीक, कौन सा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो आप देखिए कैसे हो जाएगा, ये होगा 2, 3, 4 और 1, ये मिलान सही बैठेगा। हाँ आइए, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कब? दिसंबर 1905 में। अंग्रेज सरकार द्वारा बंगाल की दिसंबर 1903 है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना अगस्त 1906 है। बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू होता है कब? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कर्जन के तर्क अनुसार बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाल का प्रशासन सुचारू रूप से संचालित करना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा था। तो इसलिए क्या किया इसने? बंगाल विभाजन कर दिया जी। ठीक है, बातें दोनों सही हैं, बात दोनों सही हैं, लेकिन फिट नहीं बैठ रही। आंसर होगा आपका कौन सा? आंसर होगा आपका बी, कि ए और बी दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्जन ने तर्क दिया था कि बंगाल की विशाल आबादी कितनी 78 मिलियन के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। यद्यपि कुछ सीमा तक सरकार का यह तर्क सही था, किंतु अंग्रेजों की वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। उनका मुख्य उद्देश्य बंगाल को दुर्बल करना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा, बोले 3 दिनों का तमाशा है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? आपके सही हैं। और पूछा है कौन सा? सही का चयन करें, तो दोनों ही सही है। ठीक, सॉरी, केवल पहला सही है। 3 दिन का तमाशा जो है तिलक जी ने नहीं कहा, किसने कहा है? ये है। चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि वर्ष में इसी तरह हम एक बार टर टर करते रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा बोला। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला की संज्ञा दी है। ठीक, कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1885 के संदर्भ में जो कथन है उस पर विचार करें। पहले यह अधिवेशन नागपुर में होने वाला था, परंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण अंतिम समय में इसका स्थान बदलकर बंबई कर दिया गया। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था और भारत में वायसराय डफरिन था। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन और भारत में वायसराय डफरिन। ठीक, अब देखें तो पहला कथन गलत है, क्यों? और दूसरा कथन सही है। वो इसलिए कि ये नागपुर में नहीं, ये कहां प्रस्तावित था? ये पुणे में प्रस्तावित था। तो इसलिए आंसर क्या होगा? केवल दूसरा सही है। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भागीदारी की थी। इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। यह पहला अवसर था जब लाला लाजपत राय कांग्रेस के अधिवेशनों में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया। इस अधिवेशन में तय हुआ कि लंदन में कांग्रेस की एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी के रूप में होगी। ठीक, यानी कि पहला अवसर था जब लाला लाजपत राय बनते हैं। कब? 1888। यानी कि बात देखेंगे तो दोनों ही सही स्टेटमेंट हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम यूरोपीय जॉर्ज यूले थे, जिन्होंने 1888 के इलाहाबाद, क्वेश्चन क्या था? सही कथन का चयन करें। आंसर होना चाहिए डी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम यूरोपीय जॉर्ज यूले थे, जिन्होंने 1888 ईस्वी के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 1248 थी। यह पहला अवसर था जब लाला लाजपत राय कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया था। ऐसा करने वाले प्रथम व्यक्ति बने। इस अधिवेशन में यह तय हुआ कि लंदन में कांग्रेस की एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी के रूप में होगी, जो कि ब्रिटेन में भारत के पक्ष में अपना समर्थन जुटाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के दोनों ही बातें सही थी। तो हिंदी में संबोधन करने वाले पहले हो गए हैं जी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन
1893 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने पहली बार की थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार इस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, तो आप देखते हैं ये अधिवेशन कौन से की बात कर रहे हो आप, 1893, यानी कि 1893 के लाहौर अधिवेशन की बात कह रहे हो और बात कर रहे हो वंदे मातरम। तो ध्यान देना, दूसरा वाला स्टेटमेंट अपने आप गलत है। ठीक, इनमें से कोई हो नहीं सकता, यानी कि आप देखें स्टेटमेंट कौन सा सही है, केवल पहला वाला सही है, नहीं दूसरा भी नहीं। ठीक, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और ये अवसर था उनके समक्ष। डी, इनमें से कोई नहीं, दोनों ही कथन गलत हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो कि दूसरी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बार इन्हें कांग्रेस का सभापति सेंट्रल फिशवरी एवं उनके कॉमन सभा का सदस्य चुने जाने की खुशी में था, क्योंकि इस समय इस बात पर गंभीरता से विचार होता था कि भारत के दुख दर्द को दूर करने के लिए लंदन में आंदोलन को भी जारी रखा जाए। ठीक, दूसरा है कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्र जो है कलकत्ता में वंदे मातरम जो है गीत गाया गया था। सूची का मिलान है, किसने कहां पर अध्यक्षता की है। ठीक, तो 3 अंग्रेज हैं, अल्फ्रेड बेब है, हेनरी कॉटन है, विलियम बेडवरन है और रमेश चंद्र हैं। ठीक, यानी रमेश चंद्र दत्त हैं। आरसी दत्त ने लखनऊ में की है, नवाशी में विलियम करता है, बंबई में, यानी कि सब लगा हुआ है। क्या होगा आंसर, ए होगा। मद्रास 1894 में अल्फ्रेड बेब करता है अध्यक्षता इसकी। जॉर्ज यूल प्रथम है जो 1888 में करते हैं। 1904 में हेनरी कॉटन करते हैं। 1889 में विलियम बेडवरन और 1899 में रमेश चंद्र दत्त यानी आरसी दत्त। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसका कथन है कि हिंदू एवं मुसलमान अंग्रेजों की 2 प्रिय पत्नियां हैं, उनमें से मुस्लिम सबसे प्रिय पत्नी है। क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं यार ये ये किसने कहा है, तो ये स्टेटमेंट सर सैयद अहमद खान ने कहा होगा। भाई भारतीय तो कोई ऐसा कह नहीं सकता। ठीक है, हाँ आपने देखा उन्हें मुस्लिम सबसे प्रिय पत्नी है, हो सकता है इनका नाम जा रहा हो। ठीक, सर एंड्रयूज फ्रेजर जिनकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ, नहीं उन्होंने भी नहीं कहा है। कि जी H राइले, नहीं, ये बात कही है किसने, ब्लूमफील्ड फूलर। ये स्टेटमेंट किसका है, ब्लूमफील्ड फूलर। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। इस अधिवेशन में लॉर्ड कर्जन की नीति का सामूहिक स्तर पर विरोध किया गया, क्योंकि 1905 में कहां पर हो रहा है अधिवेशन, बनारस में हो रहा है, और इस समय बंगाल विभाजन हो चुका था। लॉर्ड कर्जन की नीति, ठीक, कौन सा अधिवेशन है, बनारस का। पहली बात सही है। इस अधिवेशन में नरमपंथियों की इच्छा थी कि 1905 में भारत आने वाले प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध का एक प्रस्ताव पारित हो। तो ये नरमपंथी नहीं चाहते थे, ये कौन चाहते थे, गरमपंथी चाहते थे, इसलिए सही केवल एक होगा। ठीक, कर्जन की नीति को सामूहिक स्तर पर विरोध किया गया क्योंकि बंगाल विभाजन कर दिया था। पहली बार राजनीतिक हथियार के रूप में स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी माल के बहिष्कार का विचार रखा गया, यानी कि स्वदेशी आंदोलन और विदेशी माल के बहिष्कार का प्रस्ताव सबसे पहले कहां रखा गया, तो 1905 के बनारस कांग्रेस के अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए जाने वाले स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। अधिवेशन में गरमपंथियों की इच्छा थी कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं उनके विरोध में एक प्रस्ताव पारित करें, लेकिन नरमपंथियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह नरमपंथियों व गरमपंथियों के बीच में विवाद का क्या बन गया, कारण बन गया। इसीलिए दोनों लड़ जाते हैं, जूतम पैजार हो जाती है। कहां पे जाके, 1907 में। 1908 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में संपन्न हुआ। 1910 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों ने कांग्रेस का नया संविधान निर्मित कर राष्ट्रवादियों को निष्कासित कर दिया। और बोला कौन सा कथन सही है, तो ध्यान दो, बताइए किसकी तरफ चलें, यानी कि कथन केवल एक सही है। ठीक, आंसर देखते हैं, केवल पहला सही है, दूसरा नहीं है। 1908 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में संपन्न हुआ, यह बात सही है। अध्यक्षता इसकी किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष। इस प्रकार रास बिहारी घोष ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लगातार कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की, यानी इनके नाम एक रिकॉर्ड हो गया। लाला लाजपत राय हिंदी में संबोधन करने वाले पहले थे, और जो है लगातार 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाले कौन हो जाएंगे, रास बिहारी घोष। ठीक,
इसी अधिवेशन में उदारवादियों ने कांग्रेस का नया संविधान निर्मित किया और राष्ट्रवादियों को निष्कासित कर दिया, अर्थात इसमें कांग्रेस के लिए एक नए संविधान का निर्माण हुआ। ठीक, तो ये बात थी। 49 है, लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू रिपोर्ट की योजना को रद्द करने की बात की गई। लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू जी ने कहा था कि मैं समाजवादी एवं गणराज्यवादी हूं, और बोले कौन सा कथन सही है, तो ध्यान देना किसको सही मानेंगे। लाहौर अधिवेशन 1929, यहीं पर पहली बार किसकी, स्वराज की मांग उठी थी। ठीक है, अध्यक्षता कौन करते हैं, नेहरू जी करते हैं, और अधिवेशन में नेहरू जी के ही प्रस्ताव को जो है रद्द करने की बात की गई थी। तो विचार ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, आंसर होगा ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। आ जाइए, अंतिम प्रश्न है आज हमारा, कथन और कारण का। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर कदम रखा था क्योंकि स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार भारत की जनता को राजनीतिक तौर तरीकों से परिचित कराया था। बिल्कुल सही बात है जी, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक ठीक, तो कुल मिलाकर के आप बात करें उनमें विदेशी चूड़ियां भी शामिल थी और विदेशी बर्तन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इसी प्रकार भारतीय युवाओं को बड़े वर्ग में इस आंदोलन की शिरकत की थी। ठीक, तो ये हमारे आज 50 प्रश्न थे। अगले सेगमेंट के लिए आपके समक्ष हम फिर उपस्थित होते हैं, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।